का स्टांस कहाँ होगा? और आप इंतबा भी कर चुके हैं इमरान खान साहब को कि आप थोड़ा संजीदगी का अमल दिखाएं, वो संजीदगी भी थोड़ी डिफाइन कीजिएगा और एमक्यूएम का स्टांस भी बताइए। देखिए, स्टांस तो यही है कि एक तो एमक्यूएम इसलिए नहीं बनी कि हुकूमतों को बनाए और हटाए। तो कोई भी हम और आप सोचें कि इस तब्दीली के बाद क्या चीज़ तब्दील होनी है पाकिस्तान में, आइन में कौन सी तब्दीली आ जानी है? कोई ऐसा फैसला किया जाना है कि जो अहम तरीन, दुनिया में अहम तरीन जमहूरियत के जो टियर्स होते हैं, वो थर्ड टियर, बल्दियाती, शहरी, इलाकाई, देहाती जो निज़ाम होता है, बल्दियाती निज़ाम होता है, जहाँ से आम पाकिस्तानियों को जमहूरियत के समरात पहुँचाए जा सकते हैं। क्या जुल्म है इस मुल्क में कि जब जमहूरियत होती है तो बुनियादी जमहूरियत रही नहीं जाती। आपका जो सवाल है, हम मिले हैं, अपोजिशन के लोगों से भी मिले हैं और उनसे पूछा करेंगे क्या आप, आने के बाद हुकूमत तब्दील करने के अलावा क्या करेंगे। और ख़ान साहब से भी ये पूछ रहे हैं कि आपने आने के बाद किया क्या है, तब्दीली कौन सी आ चुकी है। डॉक्टर साहब, एक जमात जो थी मुत्तहदा, उसके बाद वो मुत्तहदा बिखर गई। अब उस बिखरी हुई मुत्तहदा को दोबारा मुत्तहद करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे और क्या इक़दाम उठाएं? ये भी बड़ा अहम है कि पाकिस्तान के इस गले सड़े निज़ाम और तर्ज सियासत को बदलना है ना, तो चेहरे आम नहीं होते, कारकुनान आम होते। एमक्यूएम के पास इतने जुल्म और इतने जबर जो दूसरी धड़े बिखरे हैं, बाई चॉइस से नहीं बिखरे, कोई ना कोई तो दबाव होगा, कोई ना कोई तो मसला होगा। तो अब चेहरों के जुड़ने से तहरीकें जुड़ना नहीं कहलाएंगी। हमें ज़रूरत ही नहीं है वो लोग जो कमज़ोर पड़ गए, लालच में चले गए, उन चेहरों की एमक्यूएम को ज़रूरत नहीं है। एमक्यूएम को खुद ज़िंदा रहने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कल हमसे ज़्यादा बेहतर लोग आएंगे तो हम उनको रास्ता दे देंगे, हम पेशेवर सियासतदान नहीं हैं। तो जो लोग थे, जो तहरीक थी, जो मुत्तहदा थी, उसके 90% कारकुनान हमारे साथ हैं, परचम हमारे साथ है, नज़रिया हमारे साथ है। और अब हम एक तब्दील शुदा लीडरशिप के साथ और बदलते हुए, यानी हमारे यहाँ इंशाअल्लाह ताला अब आप हमारी तस्वीरें नहीं देखते हैं, ना हम लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा नज़रिया ही इतना मजबूत हो जो हमारी पहचान बने। तो परेशान मत होइएगा उनको चेहरों को हमारे साथ ना हो, उनका ना होना ही पाकिस्तान की सियासत के लिए भी अच्छा है। बिकाऊ माल को साथ नहीं रखा जाता। एक डिसिप्लिन, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ सबको, लेकिन उसके लिए एक हद होती है, उसके लिए अपनी जमात, अपनी कौम, अपनी तहरीक के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार नहीं होता है। बहुत बहुत आम जी। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप जिस तबके की बात करते हैं, जिस सियासत की आप बात करते हैं, इस वक्त अगर आप देखें और आपने मिसालें भी दी अपने हमसाया ममालिक में, वहाँ पे जो सूरत हाल है, महंगाई, खान साहब ने भी उस दिन खिताब किया कि जो महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, वहाँ पे जो सूरत हाल है और अपने मुल्क के साथ कंपेयर किया, तो जिस तरीके से इन 3 सालों में जो महंगाई का जो बोझ बढ़ा है, गरीब आवाम, मिडिल क्लास को बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सर, जिसकी सियासत की बात करते थे। अब बेचारा गरीब तबका रहा है, वो भी इस वक्त बुरे हालात में। लेकिन इस जालिम निज़ाम और इस तर्ज अमल से, IMF से जो गवर्नमेंट ने कहा कि IMF से कर्जे नहीं लेंगे, बड़े बड़े वादे किए खान साहब ने, आज आप उस जमात को सपोर्ट भी करते हैं और उसका हिस्सा भी रहे, 3 साल तक उसके साथ रहे भी, उसके अच्छे बुरे अमल में। तो सवाल तो आपसे भी, मेरा ख्याल अच्छे बुरे अमल में नहीं रहे। हमने तो कई उनके बड़े ऐसे बड़ी जो कानून साजी ने उनको बदलवा दिया था कि जनाब इस कानून साजी की हम हिमायत नहीं करेंगे। और हम ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि कम से कम 2 बार तो हुआ है, 3 बार, कि हमने हुकूमत बचाने के लिए जो कदम उठाया था, दरअसल वो जमहूरियत बचाने की भी ज़रूरी था। 1988 में बेनज़ीर साहिबा जब आई थी, नहीं बन सकती थी हुकूमत हमारे बगैर, और हम पे बड़ा दबाव था कि हम उनका साथ ना दें। हमने साथ दिया था, हमें क्या मिला था? तो अभी भी एक ही वज़ीर है ना, दूसरा वज़ीर की पेशकश हुई भी है तो हमने नहीं लिया है। और हमने इसीलिए कहा है, जो कहते हैं कि संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, सही है, पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में जो महंगाई है, हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, उससे जो सबसे
पिसा हुआ तबका है, जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी कर रहा है, उसकी ज़िंदगियों में आसानी लाई जा सकती है। आप जब खरबपति जागीरदारों पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्पेस नहीं, उन पे टैक्स लगाए जनाब। इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय डायरेक्ट टैक्स लगाने की कोशिश कीजिए। आपने वादा किया था इमरान खान साहब ने, और उनको हिम्मत करनी चाहिए थी, उनको भी एक तय कर लेना चाहिए एमक्यूएम की तरह कि उनका हुकूमत में रहना इतना ज़रूरी नहीं है जितना पाकिस्तान की आवाम का जिंदा रहना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आप लोगों का जराइम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो लोग अदालतों में भी आप लोगों का नाम ले लेके जो है वो तस्लीम कर रहे हैं कि जी वो आपकी तंजीम से और जमात से मुंसलिक थे। ये कौन से लोग हैं? अब फिर एमक्यूएम जब पावर में आई है तो कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? जनाब, एक और जी साथ इसका जब्त कर दें कि क्या अल्ताफ हुसैन अब भी आपके लीडर हैं या आप लोगों ने उनको डिस्कार्ड कर दिया? नहीं, वो हमारे लीडर नहीं है। और क्यों नहीं है? उन पे लगने वाले इल्ज़ामात की वजह से नहीं। हमारी पूरी जो बुनियाद है वो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से शिकायत की जा सकती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों से शिकायत की जा सकती है, पाकिस्तान की रियासत से शिकायत की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा हम में से किसी को भी कबूल नहीं होगा। तो इसलिए हमने अपनी राहें अलग की थी। और जहाँ तक जराइम की बात है, सुन लीजिए जनाब, लाखों केस बने हैं मुझ पर तो इस वक्त भी 118 केसेस हैं जनाब, ठीक है। तो हम तो फिर आज तक सिर्फ एक शख्स के अलावा किसी को सज़ा नहीं हुई। कैंगरू कोर्ट सज़ा देती हैं, आला अदालतें बरी कर देती हैं। और आप कहेंगे निज़ामी ऐसा है जनाब, निज़ाम तो हमारे ख़िलाफ़ है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। जब वक्त बदलता है, कौन से जराइम पेशा लोग कह रहे हैं जो हमारे हैं? मार मार के तो आपने एमक्यूएम के बड़े बड़े रहनुमाओं को भी टीवी पे लाके कह दिया, फिर क्या हुआ? कितने एमक्यूएम से वापिस था, फिर उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिली? जिन्होंने एमक्यूएम के टॉर्चर सेल निकाले थे, बाद में कहा था नहीं निकले। जिन्होंने एमक्यूएम के कोई जिनापुर का नक्शा निकाल दिया था, फिर कहा था नहीं है। हकीम सईद का इल्ज़ाम लगाया था, फिर कहा था नहीं है। तो जनाब हम ख़तरा है इस निज़ाम के लिए। और पाकिस्तान का अलमिया ये है, जिनसे अवाम को ख़तरा है उससे पाकिस्तान को ख़तरा नहीं समझा जाता, जिससे निज़ाम को ख़तरा है उससे पाकिस्तान को ख़तरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चंद ही सीट पे हैं, लेकिन तर्ज़ सियासत पाकिस्तान के इस जागीरदाराना जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। सर ये बताएं कि कराची के निज़ाम, कराची के कंट्रोल के लिए 4 जमातें हैं जो आपस में टकराव कर रही है। कराची का कंट्रोल किसके पास है? उनके पास है, पीपल्स पार्टी के पास है, पीटीआई के पास है, मजहबी जमातों के पास। जनाब, एक के पास कराची की आवाम के टैक्स से पलने वाली पुलिस जिसके पास है। कराची का अलमिया ये है, सुनना है तो ये सुनिए कि ना चोर मुकामी है ना पुलिस मुकामी है। और जब दोनों मुकामी नहीं है तो दोनों के दरमियान कोई पार्टनरशिप नज़र आती है। तो इसकी वजाहत जरदारी साहब करेंगे कि कराची में 1% पुलिस वाला भी कराची का नहीं है। अब कराची में जो सिंध सेक्रेटेरिएट है वो सिंध सेक्रेटेरिएट नहीं रह गया है, एक लिसानी सेक्रेटेरिएट रह गया है। तो जो सबको हक है कि कराची में अपनी सियासी जद्दोजहद और सियासी मैंडेट के लिए काम करें। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इजाज़त दीजिए कि हम वहाँ पे काम कर सकें। और इंतखाबात बता देते हैं, ये गुजर गया और कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए तो फिर बता देंगे कराची किसका है। कराची मसनूई तरीके से नहीं चलाया जाए, कराची मसनूई तरीके से नहीं चल सकता, मसनूई जमातों से नहीं चल सकता, मसनूई फ़लसफ़ों से नहीं चल सकता। कराची में हमको रिप्लेस करना है तो हमसे ज़्यादा मजबूत बयानियाँ लाइए, हमसे ज़्यादा बेहतर लोग लेके आइए। कराची के लोग ने हमारा ठेका नहीं लिया हुआ है, कल हम और ख़राब होंगे, वो हमें तब्दील कर देंगे। तो हमारी तो अब कोई ऐसी नाम नेहाद दहशतगर्दी भी नहीं रह गई ना कि जिसकी वजह से लोग मजबूरी में हमें वोट देते। 93 में जब गली गली बाढ़, मोहल्ला मोहल्ला हिसार था तो सब भी लोग डरे हुए थे। क्या जब एमक्यूएम ने कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ना लें तो कराची रेगिस्तान बन गया था। और एक दिन के बाद जब हमने ऐलान किया सूबाई असम्बली का तो पूरा कराची रोड पे था। सब मंजर सब ने देखा है, लेकिन उसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। फॉल्स फेक न्यूज़ और फोर्स न्यूज़ के दरमियान एमक्यूएम खबर बनती ही नहीं है। ये बताइए कि बानी एमक्यूएम का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? वो एक केस से बरी हो गए पाकिस्तान में, या एमक्यूएम के अंदर उनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? कौन लोग? बानी बानी एमक्यूएम के पर जो केस था वो बरतानिया की अदालत और पाकिस्तान की रियासत के दरमियान है, मुमलिकत के दरमियान है।
हम उनके केसेस की वजह, उन पे तो केसेस हर दौर में बने हैं। वो मुश्किल में तो 92 में भी आ गए थे ऑपरेशन के बाद, हमने तो साथ नहीं छोड़ा था। मामला मैंने जैसे कहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ एमक्यूएम अगर किसी के साथ खड़ी नज़र आएगी तो अपने बयानिए से हटती भी नज़र आएगी, अपने पूरे नज़रिए से दस्तबरदार होती हुई नज़र आएगी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना सियासी खानवादे हैं, ना किसी की पुष्टपनाही है, ना मजहबी ताकत है। हमारे पास तो एक बयानिया ही है और दूसरा किरदार है जिसमें हम एमक्यूएम को संभाल के रखे हुए हैं। कल एमक्यूएम ख़राब होगी तो यकीन जानिएगा कि सिंध के शहरी के इलाकों के लोग हमें फौरी तौर पर मुस्तरद कर देंगे, लेकिन मसनूई तरीके से हमें ना हराया जा सकता है ना हटाया जा सकता है। हाँ, हमारी तो बहुत उठी है उस शहर से। और दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में आप एक सीनियर रहने वाले ये कहा है कि पश्तूनों से एक मस्जिद तक ना लो, तो ये क्या इंसानियत कहाँ? वो रहनुमा हमारे साथ नहीं है, निकाला हुआ है उनको, हमने जाल के छोड़ चुके हैं, हमें हमारे साथ नहीं है। और उन नामों को भी दीजिएगा मुझे जो बोरीबंद लाशों से वो लाशें बलूचिस्तान आई हैं, उसकी कुछ हमने भी कोशिश की थी, मुल्क के पूरे हिस्से में मशहूर था कि कुछ नाम तो होंगे ना। अगर किसी ने लाशें उठाई हैं कराची में तो कराची के लोगों ने उठाई हैं और अपनी उठाई हैं। जो पख्तूनों के साथ सूरत हाल थी कराची में, आप सबको पता होगा, वो हुई थी एक वाक़े की वजह से, जो बुशरा जैदी का वाक़या था। उस वक्त तो एमक्यूएम थी ही नहीं भाई, और एमक्यूएम तो क्योंकि उस वक्त तक पश्तूनों की नुमाइंदा जमात एएनपी कहलाती थी, तो दिसंबर 1986 के बाद एमक्यूएम और एएनपी तो बड़े अरसे तक सबसे मजबूत हलीफ रही हैं। खुद मैंने बेबी जी के दौर में रुपोशी केपीके में ही गुजारी है और एएनपी के दोस्तों के साथ भी गुजारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर थोड़ा सा आखिरी सवाल था जी शाह जी, आपने कहा कि जी नाम बताएं किन की लाशें हैं ये। सबसे पहली बात तो ये है कि वली खान बाबर की लाश कराची से आई।